आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑटो वॉन बिस्मार्क की। आपको पता ही है, बिस्मार्क बहुत बड़े फिगर हैं। फाउंडर ऑफ जर्मनी इनको बोला जाता है। जर्मनी को इन्होंने यूनाइट किया। एक ऐसा टास्क जो लगभग लगभग इम्पॉसिबल था, वो बिस्मार्क ने करके दिखाया। वर्ल्ड वॉर वन की भी वजह बना यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, उसको भी हम देखेंगे। बिस्मार्क चांसलर भी रहे, फर्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी, और पूरी ताकत इनके पास रही। और बिस्मार्क जो है वो बहुत ही बड़ा नाम है दुनिया भर में। दोस्तों, अगर आप हिस्टोरिक पर्सनालिटीज की बात करें तो हमेशा ये टॉप 20 टॉप 30 में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। एक ऐसा इवेंट, ये शायद वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट था। ठीक है, 19th सेंचुरी का इतिहास का, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इतिहास का बहुत ही बड़ा इवेंट है, क्योंकि यहां से सब कुछ चेंज हो गया। तो हम देखेंगे दोस्तों कैसे जर्मनी यूनाइट हुआ, कैसे जर्मनी को यूनिफाई किया। बिस्मार्क के बारे में भी जानेंगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही आसानी से समझा दूं, ताकि आप कभी भी ना भूलें। ठीक है, बहुत मजा आने वाली है। साथ ही साथ और भी हम बैकग्राउंड, आपको बताइए कि मैं पूरा बैकग्राउंड क्लियर करता हूं। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे कवर करनी है। एक एक चीज हम कवर करेंगे, बहुत अच्छे से हम सारी चीजों को देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और मैं ऐसे समझाऊंगा कि आप कभी भूले ना। ठीक है, तो चलिए बिस्मार्क और जर्मनी के बारे में जानना शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू, जर्मनी ने आफत मचा दी। जर्मनी की ही वजह से हुआ ये दोनों वर्ल्ड वॉर। कैसे ये यूनिफिकेशन उससे रिलेटेड है वो भी हम देखेंगे। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, गौरव सर ने कमाल की किताब लिखी है, फेलियर टू ट्रायम्फ। आप इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से प्री बुक करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू का ऐप आ गया है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। मेरे बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल हैं दोस्तों। मैंने कश्मीर का इतिहास, आप लोग पूछते रहते हैं ना कि बैटल सीरीज अब कब आएगी। अरे भैया, प्ले ये इधर इस ऐप में मेरी बैटल सीरीज, वर्ल्ड बैटल्स, इंडिया की जो बैटल्स हैं, सारे एम्पायर्स, वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट एम्पायर्स, इंडिया के इंपॉर्टेंट एम्पायर्स, सब कुछ मैंने कवर किया है। इस ऐप में सब कंसोलिडेटेड है। साथ ही साथ स्मार्ट कोर्सेज जरूर अवेल करिएगा दोस्तों। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये प्री प्लस मेंस के लिए अवेलेबल है। ईएमआई पे भी अवेलेबल है। गौरव सर, महिपाल सर, प्रशांत सर और बहुत सारे आईएएस ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ट्विटर पे आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। तो दोस्तों, अब हम थोड़ा मैप देख लेते हैं। ठीक है, ये मैप आज का है, ये यूरोप है आज का। आप देख रहे हैं यूरोप, ज्यादातर देश बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा जर्मनी, जर्मनी बिल्कुल मिडिल में आता है, आपको पता ही है। ये ऊपर है डेनमार्क, कोई दिक्कत नहीं है। ये बगल में है फ्रांस, ठीक। ये है स्पेन। ये जर्मनी और फ्रांस हमको देखना है, साथ ही साथ ऑस्ट्रिया, ठीक है। और ऊपर प्रूसिया, प्रूसिया आज एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ पार्ट है जर्मनी, कुछ पार्ट पोलैंड, कुछ पार्ट रशिया। आज प्रूसिया जो है, पहले प्रूशियन एम्पायर बहुत बड़ा था, लेकिन आज प्रूसिया एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रिया एग्जिस्ट करता है। ऑस्ट्रिया और हंगरी, आपको पता ही है, पूरा मैंने बैकग्राउंड, कई बार मैंने ऑस्ट्रिया हंगरी पे लेक्चर लिए हैं। तो ऑस्ट्रिया हंगरी बहुत बड़ा एम्पायर था, लेकिन फिर बाद में वर्ल्ड वॉर वन और टू के बाद ऑस्ट्रिया अलग, हंगरी अलग, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी अगर हम बात करें तो जर्मनी एक बढ़िया है, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जर्मनी के बीच में एक वॉल खड़ी हो गई थी, ठीक है। और 1990 में उस वॉल को तोड़ दिया, और अभी जर्मनी सब कुछ सही है वहां पे। एंजेला मर्केल है वहां की चांसलर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है जर्मनी अभी अगर प्रेजेंट की बात करें। बाकी आपको यूरोप के देश जो है वो दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़िया। अब ये रहा जर्मनी का यूनिफिकेशन। 1871 से पहले क्या था, और 1871 से लेकर 1918 तक क्या हुआ। देखिए मैं आपको बताता हूं यूनिफिकेशन कब होगा। बिस्मार्क की आप इंपॉर्टेंस को समझिए, ठीक है। पहली बात तो यूनिफिकेशन कब होगा, जब राज्य बटे होंगे। जैसे भारत को भी एक तरीके से यूनिफाई किया गया, मतलब भारत की सारी रियासतों को मिलाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, तभी उनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है ना। भारत की जितनी भी रियासतें थी उनको एक किया था, तो एक तरीके से वो भी अपने तरीके का यूनिफिकेशन हुआ। यूनिफिकेशन तभी होगा जब छोटे छोटे राज्यों को मिला दिया जाए, है ना। अब इसमें राष्ट्रवाद बहुत बड़ा जो रोल है वो प्ले करता है, उसको भी अभी हम जानेंगे।
फिलहाल बिस्मार्क की आप इंपॉर्टेंस को समझिए। कल को मान लीजिए कि आप जो बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, कल को मान लीजिए कि आप बहुत बड़े लीडर हो गए भारत के, और आपने भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को मिला दिया, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। भारत को पूरा यूनिफाई कर दिया। तब आप समझिए कि आपकी पोजीशन क्या होगी। अब आप समझे कि बिस्मार्क कितने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि उस समय यही कंडीशन थी। अगल बगल के जो देश थे ना, जो छोटे छोटे राज्य थे, बहुत मुश्किल था उनको मिलाना, लेकिन बिस्मार्क ने कर दिखाया। हालांकि बिस्मार्क ने जो पॉलिसी अपनाई उस पर शायद आप सहमत ना हो, मकियावली से इंस्पायर्ड थे। मकियावली की बायोग्राफी मैंने कवर की है। मकियावली की जो उनकी जो किताब है द प्रिंस, ठीक है, 90 पेज की किताब है, छोटी सी है, लेकिन वो सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड बुक है। बड़े बड़े एम्परर्स, बड़े बड़े लोगों के पास, इनफैक्ट सीईओ के पास उसकी कॉपी रहती है। अब उसमें यही बताया गया है कि अपने एथिकल्स जो बिलीव्स हैं, जो अपने संस्कार हैं, साइड में रख के आओ अगर तुमको जीत हासिल करनी है। उससे कुछ नहीं होगा। जीतने के लिए, सत्ता के लिए जो करना पड़े करो। आयरन एंड ब्लड की जो स्पीच दी थी बिस्मार्क ने कि कुछ भी हो जाए, अब हम सब कुछ जीत लेंगे, जर्मनी को यूनिफाई कर देंगे, कितना भी खून बहाना पड़े, बहुत फेमस हुई थी। आयरन एंड ब्लड, इन्होंने अपनी स्पीच में बोला था ये बात, ठीक है, कि अब कुछ भी करके खून बहाए, जो कहें, लड़ाई करें, लेकिन अब हम जर्मनी को एक करेंगे। वॉर्स, फिर बहुत सारे वॉर्स हुए, उसकी भी बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं फटाक से आपको बता देता हूं। देखिए, अगर हम बात करते हैं जर्मनी की, ठीक है, तो हमको बात करनी है यहां पे, ये ऑस्ट्रिया को दिख रहा है जर्मनी के नीचे, ठीक है, ये आप इधर पे लेके चलिए, हालांकि यहां पे भी आपको दिख जाएगा ये ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, ये बिल्कुल नीचे, ठीक है। उसके बाद हमको प्रूसिया की बात करनी है, ठीक है। प्रूसिया की बात करनी है तो आपको ये वाला जो एम्पायर है यहां पे, ये नॉर्थ में, यहां पे तो एग्जैक्टली नहीं दिखेगा, मुझे दूसरा मैप लगाना चाहिए था जहां पे आपको प्रूसिया दिख जाए, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर था, ठीक है। ये 1866, ये जो हरे में आपको दिख रहा है ना पूरा का पूरा, ये प्रूसिया ही है ना। तो ये इधर नॉर्थ में प्रूसिया और साउथ में है ऑस्ट्रिया। यही दो सबसे बड़े किंगडम थे, यही दो सबसे बड़े एम्पायर थे अगर हम बात करें, और इन्हीं दोनों के बीच में जंग चल रही थी। पहले कोई ऐसा तो था नहीं कि जर्मनी एग्जिस्ट करता हो। यही प्रूसिया और ऑस्ट्रिया, ये दो बहुत बड़े एम्पायर थे, और जर्मनी जो था वो छोटे छोटे, बीच में छोटे छोटे राज्य थे जिसमें जर्मनी बटा हुआ था, ये आप समझे। और इसका यूनिफिकेशन 1871 में हुआ। ये जो पूरा का पूरा देख रहे हैं ना, ठीक है, ये सब यूनिफाई कर दिया, पूरा जर्मन एम्पायर था, ठीक है। इसमें आप ऑस्ट्रिया को हरा दीजिए, मतलब हटा दीजिए, ऑस्ट्रिया और हंगरी बाद में तो अलग ही हो गए, ऑस्ट्रिया हंगरी को हटा दीजिए आप, बाकी जो आपको येलो और ये आपको ग्रीन में दिख रहा है ना, ये पूरा जो है वो जर्मनी था, ये मतलब जर्मन एम्पायर था। और ये 1871 से लेकर 1918 तक चला। फिर 1918 से लेकर 1933 तक काइजर विलियम आए, तो उनका राज्य चला, और 1933 में फिर हिटलर आ गया। अमेरिका से मैप मैंने लिया है, ये जर्मनी का इनसाइड मैप है, जो शहर है जर्मनी के क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। मैं थोड़ा लेक्चर से आगे, मतलब आगे ले जाना चाहूंगा लेक्चर को। अब अगर हम बिस्मार्क की बात करें तो इनका जन्म 1815 में हुआ। अभी यूनिफिकेशन मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा, बैकग्राउंड और सारी चीजें समझाऊंगा मैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा भी हम बिस्मार्क के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो बिस्मार्क का जो जन्म था वो 1 अप्रैल 1815 में हुआ, ठीक है। पिताजी की अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, पिताजी मिलिट्री ऑफिसर थे, प्रूसिया में जन्मे थे ये, सैक्सोमी जो प्रोविंस है प्रूसिया में जन्मे। आप अभी प्रूसिया एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब मैंने बताया ना कि एक समय पे प्रूसिया जो है 16-17 सेंचुरी में बहुत बड़ा था, ठीक है। तो प्रूसिया में इनका जन्म हुआ। अब बहुत अमीर थे ऑटोमॉन बिस्मार्क, इनके पिताजी भी काफी वेल्दी थे, माताजी बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल थी, काफी पढ़ी लिखी थी। तो बिस्मार्क ने भी पढ़ना शुरू कर दिया, बहुत अच्छे ओरेटर थे। अच्छा, बिस्मार्क को मिलिट्री बड़ी पसंद थी, बिस्मार्क यूनिफॉर्म पहन के घूमते थे बाकायदा पब्लिक में। जब बिस्मार्क कुछ नहीं थे तब भी यूनिफॉर्म पहन ली, पब्लिक में घूमते, लेक्चर देते। बिस्मार्क ने एक चीज बताई थी कि मेरी स्ट्रैटेजी पूरी क्लियर थी, मुझे करना क्या है। बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे बिस्मार्क, और बहुत ही ज्यादा क्रूअल भी थे बिस्मार्क, और बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा चालाक, लोमड़ी जैसे। ऐसे ऐसे इन्होंने हथकंडे अपनाए हैं कि हम क्या बताएं। जर्मनी को यूनाइट करने में दोस्तों बहुत सारी चीजें बिस्मार्क ने की जो बिल्कुल अनएथिकल थी, उसको आप एथिकल मान ही नहीं सकते। लेकिन वही है ना कि सत्ता पाने के लिए बिस्मार्क का कहना था,
सत्ता पाने के लिए जो करना हो, भैया मकियावली से प्रेरित थे, वो करो। उसके लिए तुमको मारना हो, युद्ध लड़वाना हो दो लोगों के बीच में, जो भी करना हो वो करो। तो हम ये देखते हैं कि बिस्मार्क जो है वो काफी पढ़ने में भी अच्छे थे, ठीक है। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने काफी लैंग्वेजेस सीख ली थी। ओरेटर बहुत बढ़िया थे, बहुत ही बढ़िया, जो बात बोलते थे बिस्मार्क लोगों को समझ में आती थी, ठीक है। तो इन्होंने फ्रेंच सीख ली, इटालियन, पॉलिश, रशियन, ये सारी लैंग्वेजेस इन्होंने सीख ली। उस समय लैंग्वेजेस का बहुत ज्यादा महत्व होता था। जिसको जितनी भाषाएं आती थी, आज भी वैसे ऐसी बात नहीं, आज भी जिसको जितनी भाषाएं आती है वो बहुत ही बढ़िया एक एडवांटेज होता है, उस समय बहुत ज्यादा था, है ना। तो ये चीज, उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि बिस्मार्क ने अपनी पढ़ाई की। बिस्मार्क डिप्लोमेट बनना चाहते थे, ठीक है, डिप्लोमेट बनना चाहते थे। और इन्होंने थोड़ा बहुत सोचा भी कि मैं डिप्लोमेट बनूं, लॉ कर लूं और उसके बाद डिप्लोमेट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। 1845 आते आते दोस्तों इन्होंने शादी भी कर ली, 3 बच्चे भी हुए, है ना। लेकिन दोस्तों अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। अब हम देखते हैं कि पैरेलली क्या चल रहा था। अब हम थोड़े बैकग्राउंड को समझते हैं, ठीक है। देखिए अब आप जर्मनी को समझिए, है ना। जर्मनी में 2 इंपॉर्टेंट एम्पायर्स, 2 बहुत बड़े किंगडम थे, ठीक है। ऊपर था प्रूसियन एम्पायर, समझ गए, जैसा कि मैंने बताया। नीचे था ऑस्ट्रिया, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था, अभी फिर दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो प्रूसिया था और ये जो ऑस्ट्रिया था, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। और यूनिफिकेशन में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा रोड़ा था, है ना, और बाकी जो है वो छोटे छोटे स्टेट्स थे, ठीक। अब ऐसा है कि एक समय पे जर्मनी जो है वो 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा था, ठीक है। लेकिन फिर आ गया नेपोलियन। नेपोलियन की बायोग्राफी मैंने कवर की है। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में ऐसा हुआ कि पहली बार, फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बार इतिहास ने यह विटनेस किया कि जब लोगों को हद से ज्यादा दबाओगे तो लोग खड़े हो जाएंगे। लोगों ने मोनार्की को हटा दिया, लोगों ने जो सत्ता थी, जो डिक्टेटरशिप थी, उसको हटा दिया, ठीक है। लुई राजा जो लुई थे उनको हटा दिया, और उसके बाद यहां पे लोगों ने सत्ता कायम कर ली। 10 साल तक ये पूरा प्रकरण चला है। अब मैं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों समझा रहा हूं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी यूनिफिकेशन में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बिना जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरा ही नहीं होगा। फिर होता है नेपोलियन का उदय। अब नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने एक्सपैंड किया फ्रांस को, ठीक है। अब आपको पता ही है फ्रांस जो है वो, जर्मनी की बॉर्डर फ्रांस से लगती है, हमने मैप में देखा, ठीक है। तो जर्मनी 300 राज्यों को इसने 39 में सीमित कर दिया, 300 से 39 कर दिया, तो इसको सिकोड़ दिया। अब यहां पे नेपोलियन ने बहुत सारे नेपोलियनिक वॉर्स और जीतता गया, वो एक लाइन से नेपोलियन जीतता गया। और यही 300 जो छोटे छोटे स्टेट्स थे जर्मनी के, उसको 39 में कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों नेपोलियन की हार हुई 1815 में। 1815 आते आते बैटल ऑफ वाटरलू, पूरा वो मैंने कवर किया, आप देख लीजिएगा। नेपोलियन हारा। अब नेपोलियन को हारा, देखिए यूरोप में जो जो युद्ध होते थे ना, तो वो बैलेंस ऑफ पावर के लिए होते थे। यूरोप में हमेशा यह देखा जाता था, ब्रिटेन जब भी युद्ध करता था, या इधर अगर हम देखते हैं कि फ्रांस अगर युद्ध करता था, तो वो बैलेंस ऑफ पावर के लिए होता था कि कोई भी देश या कोई भी राज्य बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं होना चाहिए। लेकिन नेपोलियन बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया, तो इधर ब्रिटेन ने सबको मिलाया, सारे यूरोप के देशों को, और नेपोलियन को हरा दिया। और यहां पे बैलेंस ऑफ पावर फिर से क्रिएट हो गई, ठीक है। 1815 आते आते नेपोलियन हार गए, नेपोलियन की मृत्यु हो गई। उसके बाद दोस्तों कन्वेंशन बिठाई जाती है, समझ रहे हैं। 1815 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ईयर था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जब नेपोलियन ने ये 300 को 39 में कंसोलिडेट किया, तो इसने इनको नाम दिया था द राइन कॉन्फेडरेशन, समझ रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ द राइन, राइन नदी के किनारे द राइन कॉन्फेडरेशन, ये नेपोलियन ने नाम दिया था। 1815 में वियना में कांग्रेस हुई, मतलब वियना कांग्रेस, जिसको बहुत ही फेमस बोला जाता है। अब जो यहां पे आए लीडर्स, उन्होंने बोला हटाओ ये नेपोलियन से जो भी एसोसिएटेड है इसको खत्म कर दो, बिल्कुल। उसके बाद एक नई कॉन्फेडरेशन बनाई गई दोस्तों, ठीक है, जिसको बोला गया जर्मन कॉन्फेडरेशन। इसमें 39 स्टेट्स थे, अभी जैसे मैंने आपको बताया। और इसको बुंड कॉन्फेडरेशन भी कई जगह को बुंड भी मिलेगा, बुंड जर्मनी में बोलते हैं, ठीक है, जर्मन है ये बेसिकली। तो कई जगह को बुंड कॉन्फेडरेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जर्मन कॉन्फेडरेशन ये 1815 से चला पूरा 1871 तक, समझ रहे हैं। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ कि इसमें बकायदा यहां पे पार्लियामेंट भी बिठाई गई, ठीक है।
जर्मनी की जो पार्लियामेंट है उसको दियत बोलते हैं, DIET, है ना। तो यहां पे बकायदा पार्लियामेंट भी बिठाई गई और चीजों को सही करने की कोशिश की गई। समझ रहे हैं, कहानी आगे बढ़ती है और अब यह सवाल उठता है कि भैया ये जो हमने जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाई है इसको रूल कौन करेगा। दो यहां पे ऑप्शन थे, या तो प्रूशिया या फिर ऑस्ट्रिया। भाई इतनी बड़ी अगर आप कॉन्फेडरेशन बना रहे हैं तो कोई रूलर तो चाहिए ना। अब दो बड़े किंगडम थे, इधर नॉर्थ में प्रूसिया और इधर साउथ में ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ज्यादा बड़ा था, ज्यादा ताकतवर था, इसलिए ऑस्ट्रिया से बोला कि आप रूल करो। ठीक है, अब यहां पे आपको प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के बारे में समझना है। मैंने बोला ना थोड़ा सा इधर कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आसानी से मैं समझा रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि नेपोलियन ने 300 से 39 कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया, और उसके बाद 1815 में इसी 39 स्टेट्स को यहां पे जर्मन कॉन्फेडरेट बोला गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल यही कि इस जर्मन कॉन्फेडरेट को रूल कौन करेगा। तो यहां पे ऑस्ट्रिया को इधर यहां पे पावर दी गई कि आपका राजा जो है वो इधर रूल करे, कोई दिक्कत नहीं है, आप रूल करो। ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के बीच में बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है, देखो बहुत ध्यान से समझो। ऑस्ट्रिया जो है वो लिबरल नहीं था, प्रूसिया जो है वो लिबरल था। देखियो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ चुका है यूरोप में। ठीक है, कुछ देशों ने तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनाया, वहां पे इंडस्ट्री लगी, पैसे आए, वेल्थ आए, लिबरल समाज की स्थापना हुई। कुछ लोगों ने नहीं अपनाया। 2000 साल से यहां पे चर्च की सत्ता थी। ठीक है, काफी वक्त से, जब से क्रिश्चियनिटी का उदय हुआ, यहां पे चर्च जो है, और चर्च का इतिहास भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। अगर आप देखें देखिए जीसस क्राइस्ट की जो ओरिजिनल टीचिंग्स है, चर्च ने बाद में क्या किया कि पूरी पावर अपने पास ले ली और वो ओरिजिनल टीचिंग से हट गए। और अगर कोई भी धर्म के खिलाफ बोलता था, उनको वही, आप मेरा इंक्विजिशन पे लेक्चर्स देखिएगा, वही मार दिया जाता था। तो अब यहां पे दिक्कत क्या हुई कि प्रूसिया जो है वो एक लिबरल समाज और ऑस्ट्रिया जो है वो कंजर्वेटिव। दूसरी चीज, ऑस्ट्रिया में कैथोलिक्स ज्यादा थे। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में भी दो धर्म है, मतलब दो में डिवाइड है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो ऑस्ट्रिया में कैथोलिक ज्यादा थे, कैथोलिक धर्म को मानने वाले, जो कि यहां पे पोप को मानते हैं, जो मदर मेरी को मानते हैं, इनको मानने वाले बहुत ज्यादा थे। जो मतलब पूरा आपको बाइबल पढ़नी जरूरी है। ठीक है, ये सब कैथोलिक्स मानते हैं। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट होते हैं, नामी ना प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्ट करके जो आए हैं, उन्होंने ये बोला कि नहीं, हम इन सब में नहीं मानते, जीसस की बेसिक टीचिंग्स पे बस भरोसा करो, बाकी कोई भी जीसस की जगह नहीं ले सकता। तो जाहिर सी बात है ये प्रोटेस्टेंट लिबरल है, तो प्रूसिया में प्रोटेस्टेंट ही होंगे और ये लोग लिबरल्स हैं, है ना। और ऑस्ट्रिया में है कैथोलिक जो कि कंजर्वेटिव है। तो इन दोनों के बीच में धर्म की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुए और यहां पे ताकत किसको दे दी, ऑस्ट्रिया, कि ऑस्ट्रिया जो है वो जर्मन कॉन्फेडरेट को रूल करे। ये पूरा बैकग्राउंड आपको क्लियर हुआ। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम यूनिफिकेशन, जब बिस्मार्क की बात करेंगे तो हम इसी को ही समझाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, बिस्मार्क भी कंजर्वेटिव थे। आपको बता दूं कि बिस्मार्क भी लिबरल नहीं थे, कंजर्वेटिव थे, लेकिन बहुत चालाक थे। बिस्मार्क को पता था कि चीजों को बैलेंस कैसे करना है, दिमाग से काम लेते थे वो भले ही कंजर्वेटिव थे। एक जीनियस और एक, कहते हैं ना कि एक जीनियस और एक इंटेलिजेंट में क्या फर्क होता है। ठीक है, एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है। जीनियस वो होता है जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदल देता है और सिचुएशन के हिसाब से फैसला करता है। यही बिस्मार्क ने किया, इसीलिए ही वॉज अ जीनियस। ठीक है, तो ये सब कुछ। अब दोस्तों ये पूरा बैकग्राउंड आपको क्लियर हो गया। ठीक है, लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। बैकग्राउंड आपको क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं बिस्मार्क पे वापस। 1847 तक तो सब कुछ बढ़िया है, बिस्मार्क को अच्छी पोजीशन मिल गई, लेकिन अब बिस्मार्क का उदय होगा। अब बिस्मार्क एक एक करके बड़ी पोस्ट को लेंगे। ठीक है, अब 1851 में क्या हुआ कि जो फ्रेडरिक विलियम है ना, वो राजा थे प्रूसिया के। और हां, इधर आपको बता दूं कि ऑस्ट्रिया के बाद, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो गया था, तो जर्मन कॉन्फेडरेट पे कौन रूल करेगा, तो ये प्रूसिया के पास आया। फिर जो कन्वेंशन हुई, ठीक है, दूसरी कन्वेंशन जब हुई, तो ये प्रूसिया को ऑफर दिया गया कि अब आप जर्मन कॉन्फेडरेट को रूल करो। लेकिन जो फ्रेडरिक विलियम द फोर्थ थे 1851 में, इस प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया कि मैं नहीं करूंगा। बाद में इनका भाई बैठा था जब इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो अभी हम उस पर आते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि अब इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। बिस्मार्क की अगर बात करें,
बिस्मार्क ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया और 1847 में ये लेजिस्लेचर में चुन के आ गए, जो पार्लियामेंट है ना प्रूसिया की, उसमें चुन के आ गए ये, ठीक है। और 1851 में दोस्तों, बोलते बहुत बढ़िया थे, फॉरेन रिलेशंस की बहुत बढ़िया जानकारी थी, इसीलिए हम देखते हैं फ्रीडरिक विलियम फोर्थ की नजर में आ गई है और इन्होंने प्रूसियन इन्वॉय इनको बना दिया। अगर हम बिस्मार्क की बात करें, अब हम देख रहे हैं कि कैसे बिस्मार्क जो है वो सत्ता में है, बोलते बहुत बढ़िया, पढ़े लिखे बहुत अच्छे। तो अब पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा रास्ता होता है अगर आपको आगे जाना है तो यहां पे सबसे पहले 1851 में क्या हुआ कि प्रूसियन 1847 में लेजिस्लेचर में चुन के आ गई है, ठीक है। और 1851 में फ्रीडरिक विलियम ने इनको प्रूसियन इन्वॉय बना दिया और यहां से ये राजा के करीब आने लगे। कुछ ही वक्त बाद दोस्तों इनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो प्रूसिया का हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, उसमें भी जगह मिल गई। खेल खत्म, खेल खत्म। अब बिस्मार्क के पास पूरी ताकत आ जाएगी, है ना। और ये ताकत दोस्तों आएगी इनके पास 1862 में, ठीक है। 1857 में क्या हुआ, हां फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, लेकिन 1857 में हम देखते हैं कि फ्रीडरिक विलियम फोर्थ को पैरालिसिस हो गया और फ्रीडरिक विलियम फोर्थ के भाई विल्हम जो थे उन्होंने सत्ता संभाली। वो प्रूसिया के मतलब एक तरीके से प्रूसिया के अगले दावेदार थे कि प्रूसिया के राजा बनेंगे। और 1861 में फ्रीडरिक विलियम फोर्थ का देहांत हो गया और इनके भाई को फाइनली सत्ता मिल गई। और जैसे ही विल्हम को सत्ता मिली, प्रिंस विल्हम को सत्ता मिली, तुरंत इन्होंने क्या किया, बिस्मार्क को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। इतने ज्यादा करीब आ गए थे ये। इससे पहले दोस्तों बिस्मार्क को फ्रांस भी भेजा, रशिया भी भेजा एज एन एम्बेसडर, ठीक है। तो बिस्मार्क को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। और यहां पे दोस्तों बिस्मार्क के मन में यह था कि अब यूनिफाई तो करना है। बिस्मार्क ने हमेशा, मैंने बताया ना कि स्ट्रैटेजी वो लेके चलते थे, उनके हमेशा मन में था कि जर्मन को पूरा यूनिफाई करना है चाहे जो हो जाए, ठीक है, ये चीज। तो 1861 में हम देखते हैं दोस्तों कि पहले तो बिस्मार्क को चीफ मिनिस्टर, और जब विल्हम जो है वो, मतलब विलियम अगर आप इंग्लिश में बोले, तो जब वो यहां पे राजा बने तो बिस्मार्क को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ठीक है। लेकिन पूरी ताकत बिस्मार्क के पास थी, प्रिंस के पास, राजा के पास कोई ताकत थी ही नहीं। जब बिस्मार्क एक वैसे ही इतने महत्वाकांक्षी इंसान, और उनको जब आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया तो वो तो मौका छोड़ेंगे ही नहीं। तो 1862 में दोस्तों, 1862 में हम देखते हैं कि इनको मिनिस्टर प्रेसिडेंट, जो आज के प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, उसको उस समय यहां पे मिनिस्टर प्रेसिडेंट बोला जाता था, इनको मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना दिया गया और फॉरेन मिनिस्टर भी बना दिया गया। बस फिर क्या, बिस्मार्क के पास पूरी ताकत आ गई, इन्होंने विलियम को किनारे कर दिया, राजा को किनारे कर दिया, ताकत अपने पास ले ली। पार्लियामेंट को पसंद नहीं आएगा ये, बिल्कुल भी पार्लियामेंट को पसंद नहीं आएगा। अब पहला स्टेज खत्म, पहला फेज खत्म, बिस्मार्क जो चाहते थे वो हो गया, उन्होंने ताकत अपने पास ले ली। अब दूसरे फेज की शुरुआत होती है। अब यहां पे बिस्मार्क ने स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे जर्मनी को यूनिफाई किया जाए, कैसे जर्मनी को यूनिफाई करें। तो अब इस स्ट्रैटेजी में दोस्तों बहुत बड़ी चीजें होंगी। क्या होंगी? मिलिट्री का डेवलपमेंट, मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज करो, पैसा मिलिट्री में लगाओ। लेकिन अब देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया का याद है आपको किस्सा क्या था? प्रूसिया एक लिबरल किंगडम है यार, और इधर बिस्मार्क कौन है? बिस्मार्क है कंजर्वेटिव। बिस्मार्क चाहते हैं कि जर्मनी को यूनिफाई करो। यूनिफाई कैसे होगा? युद्ध लड़के। जब तक आप युद्ध नहीं लड़ोगे तब तक जीतोगे नहीं। अगर यहां पे यूनिफिकेशन हम करेंगे तो जाहिर सी बात है अगल बगल के देश विद्रोह करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बैलेंस ऑफ पावर, भाई जाहिर सी बात है ना, यूरोप में मैंने बताया ना बैलेंस ऑफ पावर के लिए युद्ध होते थे। तो अगर जर्मनी फैलेगा, यूनाइट होगा, तो जर्मनी बहुत ताकतवर हो जाएगा। फ्रांस और ब्रिटेन को यह बिल्कुल भी नहीं भाएगा। लेकिन टाइमिंग बहुत बढ़िया थी, टाइमिंग इतनी बढ़िया थी कि इधर रशिया की बैंड बजी पड़ी थी, क्रीमियन वॉर वैसे ही वो लड़के आया था। ब्रिटेन बिल्कुल इन सब मसलों से दूर रहना चाहता था, फ्रांस भी इन सब मसलों से दूर रहना चाहता था। तो बिस्मार्क के लिए बहुत बढ़िया टाइम था। दूसरी चीज दोस्तों, इसी दौरान राष्ट्रवाद का भी उदय हुआ। 18th 19th सेंचुरी में दोस्तों नेशनलिज्म का भी उदय होता है। देखिए, ये यूनिफिकेशन कब होगा? जब लोगों में यह भावना जागेगी कि हम तभी सुरक्षित रहेंगे जब एक साथ रहें। और ऐसा होता था। नेपोलियन ने जब ये कब्जा किया था, जब नेपोलियन ने इधर 300 को 39 में कंसोलिडेट किया था, राइन कॉन्फेडरेशन बनाई थी,
नेपोलियन ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया था यहाँ पे लोगों पे। तो जब इतना अत्याचार, तो लोगों को समझ में आया कि यार ऐसे नहीं चलेगा, हमको साथ में लेना पड़ेगा। यहां से राष्ट्रवाद की स्थापना होती। फिर बहुत बड़े बड़े थिंकर्स भी थे दोस्तों। ये पूरा जो दौर है वो इनलाइटनमेंट का दौर था, है ना। प्रोटेस्टेंट आ गए थे ऑलरेडी, ऑलरेडी लिबरल समाज की स्थापना हो गई थी। तो ये पूरा एनलाइटनमेंट का दौर था। पोएट्स आते थे और बताते थे कि सवाल पूछो, मोनार्की नहीं होनी चाहिए। तो ये जो दौर था ये अपने आप में ही बहुत क्रांतिकारी था, ये आप समझे कि नहीं। और ऊपर से फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑलरेडी आ चुका था। तो लोगों के मन में ये भावना बन गई थी कि यार राष्ट्रवादी तो होना पड़ेगा, नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म में फर्क होता है ना। नेशनलिज्म में आप सिर्फ देश को ही आगे रखते हैं और आप कुछ भी नहीं सुनेंगे, चाहे देश थोड़ा बुरा ही क्यों ना करो, आप नहीं सुनेंगे। पेट्रियोटिज्म क्या होता है? पेट्रियोटिज्म मतलब हां हमारा देश सबसे बढ़िया है, लेकिन उसमें कुछ लूप होल्स भी है, हम उसको सुधारेंगे। ठीक है। तो ये राष्ट्रवाद की भी भावना लोगों में बस गई और इसलिए बिस्मार्क कंजर्वेटिव थे, लेकिन उसके बावजूद बिस्मार्क का सपोर्ट किया। समझ रहे हैं? तो अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि बिस्मार्क ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि कैसे जर्मनी को यूनाइट करना है। सीधा सीधा बिस्मार्क ने टू फोल्ड स्ट्रैटेजी थी। सबसे पहले क्या है कि छोटे छोटे स्टेट्स को जीतो, छोटे छोटे राज्यों को जीतो और उसके बाद बड़े देशों को जीतो, ताकि वो लोग मुंह ना उठा पाए, मुंह ना खोल पाए। तो यहां पे छोटे छोटे राज्यों को जीतने के लिए आपको आर्मी चाहिए। अब आर्मी चाहिए तो ठीक है, लेकिन आर्मी पे कैसे आप पैसा खर्च करेंगे? क्योंकि भैया देखिए, जर्मनी पे प्रूसिया रूल कर रहा है ना। प्रूसिया के राजा थे विलियम, और प्रूसिया जो है वो क्या लिबरल है। लिबरल समाज थोड़ी ना चाहेगा कि आर्मी में पैसा खर्च हो। वो बोलेगा कि भैया ये जो आर्मी में पैसा खर्च कर रहे हो इसको लोगों को दे दो। तो बिस्मार्क ने यहां पे बहुत चालाकी दिखाई, ठीक है। और बिस्मार्क ने कॉन्स्टिट्यूशन में लूप होल निकाल लिया और खूब सारे टैक्स कलेक्ट किए। 1862 से लेकर 1866 तक जितने पैसा आए उसने आर्मी पे लगा दिए, है ना। और लोगों का यहां पे समर्थन इसलिए बिस्मार्क को था क्योंकि लोगों को खुश करने में बिस्मार्क कामयाब हो गया। समझ रहे हैं? तो ये बेसिकली अगर हम बिस्मार्क की बात करें तो पार्लियामेंट को छोड़ के, क्योंकि दोस्तों ऐसा था कि अगर आपको पैसा लगाना होता था तो आपको पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए होती थी। और यहां पे जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए स्ट्रांग मिलिट्री चाहिए। अब स्ट्रांग मिलिट्री आप जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे तभी तो स्ट्रांग मिलिट्री बनेगी ना। लेकिन प्रूसिया उसको रोकेगा क्योंकि प्रूसिया है लिबरल समाज, वो बोलेगा कि ये पैसे को लोगों को दे दो। तो यहां पे क्या हुआ, पार्लियामेंट को भी बाईपास कर दिया और इधर बिस्मार्क ने बोला किसी को नहीं, पहले मिलिट्री बनाओ। समझ गए आप? तो अब दूसरे फेज की शुरुआत हो गई और अब यहां पे बिस्मार्क ने छोटे छोटे राज्यों को जीता। प्लस बिस्मार्क ने प्रेस को बंद कर दिया, प्रेस का मुंह बंद कर दिया। जो राजा के खिलाफ बोल रहा था, भाई बहुत लोग थे जो बोल रहे थे कि जो पूरी मिलिटराइजेशन कर रहे हो गलत है, उनका मुंह बंद कर दिया। ठीक है, तो सबका मुंह बंद कर दिया यहां पे। और अब जो है बिस्मार्क एक के बाद एक वॉर्स लड़ेगा। देखते हैं दोस्तों, यहां पे डेनमार्क पे अटैक किया गया 1864 में। 1864 में श्लोएस वॉर था दोस्तों, मैं उसका नाम नहीं ले पाता, बड़ा अजीब सा नाम है। ठीक है, तो यहां पे डेनमार्क को अटैक किया। ठीक है, 8 महीने में बैटल खत्म। इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था जर्मनी, ये जो जर्मन कॉन्फेडरेट है इतना ज्यादा ताकतवर, 8 महीने में बैटल खत्म हो गई। फरवरी 1864 में ये वॉर शुरू हुआ। जो डेनमार्क है, रुके मैं आपको दिखाता हूं। डेनमार्क जो है, ठीक है, इधर तो इसमें तो शायद आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहां पे ये जो आप देख रहे हैं ना, इधर जर्मनी, ये डेनमार्क ऊपर आता है। ठीक है, ये रहा डेनमार्क। समझ रहे हैं? तो डेनमार्क को इधर जर्मनी ने, मतलब इधर वॉर डिक्लेयर कर दिया डेनमार्क, और डेनमार्क को हरा दिया। और 18 फरवरी को 1864 में वॉर शुरू हुई और 8 अक्टूबर को खत्म। इससे पहले दोस्तों 30 सितंबर 1862 को एक स्पीच दी थी। ठीक है, और ये स्पीच ब्लड एंड आयरन के नाम से जानी जाती है कि हमको जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए, कहां था यार मैं ठीक है, अच्छा यहां पे, हमको जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाना पड़ेगा, हथियार उठाने पड़ेंगे, लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन अब जर्मनी झुकेगा नहीं, जर्मनी का यूनिफिकेशन होकर रहेगा। ठीक है, हालांकि वो तो स्पीच में उन्होंने नहीं इंक्लूड किया था, लेकिन मतलब एक्सपैंड उनको करना है। तो ये 1862 में ब्लड एंड आयरन की स्पीच बकायदा दी। अब इधर डेनमार्क को हरा दिया। अब लेकिन ऑस्ट्रिया है, नीचे ऑस्ट्रिया है, तो ऑस्ट्रिया को भी हराया। ऑस्ट्रियो प्रूसिया वॉर जिसको बोला जाता है। प्रूसिया में कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ठीक है ना। प्रूसिया जो है वो पूरा जर्मनी ही है एक तरीके से। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया प्रूसिया वॉर जिसको बोला गया 1866 में। लेकिन इस वॉर की सबसे बड़ी खास बात यह थी, 7 हफ्ते के अंदर अंदर ऑस्ट्रिया को हरा दिया। 1 महीने वॉर चली खाली, बस 1 महीने से थोड़ा ज्यादा
यहां प्रूसिया को, ऑस्ट्रिया को हरा दिया गया। 14 जून 1866 को ये वॉर शुरू हुई, 22 जुलाई को खत्म हो गई, है ना। और इधर जर्मन कॉन्फेडरेट डिसॉल्व हो गया, जर्मन कॉन्फेडरेट डिसॉल्व हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहां पे जब ऑस्ट्रिया को हराया तो 21 राज्य उसके ले लिए, नए नॉर्दर्न जर्मन कॉन्फेडरेट की स्थापना होती है, ठीक है। और ऑस्ट्रिया को बहुत बड़ा झटका पहुंचा। उसके बाद सबसे बड़ा वॉर दोस्तों 1870 में हुआ, फ्रांस और प्रूसिया के बीच में। यह सबसे बड़ा वॉर था दोस्तों, क्योंकि फ्रांस जो था, जर्मनी की जो बाउंड्री है वो फ्रांस से लगती है। अब इधर ऑस्ट्रिया को हरा दिया जर्मनी ने, ठीक है, इधर डेनमार्क को हरा दिया। फ्रांस इकलौता है जो अभी तक बचा हुआ है। तो फ्रांस को क्या किया, फ्रांस को ऐसे अटैक नहीं कर सकता था। फ्रांस के जो राजा थे वो थे नेपोलियन III, ठीक है। बिस्मार्क ऑलरेडी बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। अब यहां पे फ्रांस को अटैक ऐसे नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिससे फ्रांस हम पे अटैक कर दे। ये बिस्मार्क ने सोचा, क्योंकि अगर हम अटैक करेंगे फ्रांस पे तो हम एग्रेसर हुए और लोगों को यह पसंद नहीं आएगा। तो यहां पे बिस्मार्क ने चाल चली। बिस्मार्क ने चाल क्या चली, नेपोलियन III थे उस समय फ्रांस के राजा, ठीक है। बिस्मार्क ने जब ऑस्ट्रिया और हंगरी से वॉर हो रही थी तो बिस्मार्क को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहां से फ्रांस जो है वो अटैक कर दे। लेकिन बिस्मार्क बड़े चालाकी से फ्रांस को मनाने में कामयाब हो गया था, ठीक है, कि जब हम वॉर जीतेंगे तो तुमको कुछ पार्ट दे देंगे, राइन का जो इधर का एरिया वो काफी तुमको मिल जाएगा। लेकिन जब बिस्मार्क ने वॉर जीती तो फ्रांस के नेपोलियन III को कुछ नहीं मिला। मैंने बताया ना, बिस्मार्क जो थे वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहां पे नेपोलियन III का मूड खराब हो गया। लेकिन चलो, नेपोलियन III ने, ये वो वाले नेपोलियन नहीं है, दूसरे नेपोलियन है, ठीक है ना। तो नेपोलियन III ने किसी तरीके से बर्दाश्त कर लिया। लेकिन बार बार बिस्मार्क जो है वो फ्रांस को उकसा रहे थे कि किसी तरीके से फ्रांस हमारे साथ युद्ध कर ले। अब इसमें एक और बहुत बड़ी चीज हुई दोस्तों, 1868 में इधर स्पेन में तख्ता पलट हो गया, स्पेन में रेवोल्यूशन आ गया। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी बिस्मार्क के लिए। तुरंत बिस्मार्क ने अपने ही राजा को एक ऑफर दे दिया, मतलब वहां पे ही एक प्रिंस को ऑफर दे दिया कि तुम जाओ स्पेन में बैठे हो। मतलब राजा तो नहीं थे, वो ऑफिसर थे, उन्होंने बोला कि जाओ तुम स्पेन में बैठे हो। अब फ्रांस की जो बाउंड्री वो स्पेन से लगती है। अब भैया बगल में प्रूसिया, इधर स्पेन में प्रूसिया, फ्रांस बीच में सैंडविच हो गया, तो फ्रांस का यहां पे मूड खराब हो गया और फ्रांस ने फाइनली जो है वो प्रूसिया पे अटैक किया। बस बिस्मार्क यही चाहते थे। 1870 में ये वॉर जो है वो शुरू हुई, 1871 में खत्म हो गई, ठीक है। 19 जुलाई 1870 में वॉर शुरू हुई और 28 जनवरी को ये वॉर खत्म हो गई। 6 महीने वॉर चली, फ्रांस हार गया, फ्रांस को भी हरा दिया बिस्मार्क ने, खत्म, खेल खत्म। जर्मनी यूनाइट हो गया था। फ्रांस को हराने के बाद 1870 में फिर उसके बाद दो ही बड़े एम्पायर बचे। कौन कौन से, देखिए, 300 से 39 हुआ 1815 में, और 1870 में 39 से 2 हो गए, एक प्रूसिया और एक ऑस्ट्रिया, जिसमें ऑस्ट्रिया को छोड़ दिया और पूरे प्रूसिया को साथ में मिला दिया। और 1871 में फाइनली जर्मन एम्पायर की स्थापना हो जाती है। बिस्मार्क जो है वो चांसलर बन जाते हैं, ठीक है। और 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पूरा हो गया। तो जो बिस्मार्क चाहते थे कि पहले छोटे स्टेट्स को कब्जे में लो, उसके बाद बड़े कंट्रीज पर अटैक करो, पूरा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों एक नई कहानी शुरू हो जाती है। 1871 से लेकर 1890 तक तो ये रहे, ये इतना आसान नहीं था, है ना। अभी लोगों को भी तो पार पाना है। लोग अब इनके, क्योंकि ये है एक्चुअली में कंजर्वेटिव और प्रूसिया जो है लिबरल है, तो अब लोग इनके ऊपर सवाल उठाएंगे। लेकिन बिस्मार्क ने अगेन बहुत ही चालाकी दिखाई। बिस्मार्क ने लिबरल लोगों को खूब सारी वेलफेयर स्कीम चला दी, एक के बाद एक बिस्मार्क ने वेलफेयर स्कीम चलाई, पेंशन, इंश्योरेंस स्कीम, सब कुछ। लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए, बहुत ज्यादा। लोगों को तो पैसा चाहिए, लोगों को सुख चाहिए, बस बिस्मार्क ने वो चीजें दे दी और लोग खुश, लिबरल्स बहुत ज्यादा खुश। साथ ही साथ जो चर्च था उसकी ताकत को कम कर दिया। सबसे बड़ी बात, कैथोलिक चर्च की ताकत को यहां पे कम कर दिया गया। पूरा जो यहां पे अथॉरिटी थी वो बिस्मार्क के पास थी, पार्लियामेंट के पास थी। हालांकि पार्लियामेंट और बिस्मार्क की कभी बनी नहीं, लेकिन यहां पे चर्च की अथॉरिटी, यही तो प्रूसिया चाहता था। प्रूसिया एक लिबरल समाज, कैथोलिक कंजर्वेटिव। प्रूसिया नहीं चाहता था कि ज्यादा इनका हस्तक्षेप हो, तो बिस्मार्क ने यह भी कम कर दिया। लिबरल समाज और ज्यादा खुश। उसके बाद सोशलिज्म का दोस्तों, बहुत सारे सोशलिस्ट लोग, सोशलिस्ट पार्टी को उन्होंने बैन कर दिया था, क्योंकि ये हमारे अगेंस्ट प्रॉब्लम हो सकती है और ये हमारे खिलाफ जो है वो इधर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन सोशलिस्ट लोगों को भी खुश कर दिया इन्होंने,
ठीक है, बहुत सारी ऐसी ऐसी स्कीम चला दी जिसमें सोशलिज्म, अब सोशलिज्म आपको पता ही है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। मैंने अपने कई बार लेक्चर्स में समझाया है, कार्ल मार्क्स का लेक्चर देखिएगा कि डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, एंटोनी ग्राम्स्की का लेक्चर देखिएगा, कम्युनिज्म इन इंडिया का लेक्चर, उसमें सब कुछ मैंने समझाया बहुत अच्छे से। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे बिस्मार्क ने अपने 19 साल का जो इनका पूरा एक करियर रहा, मतलब चांसलर का, ठीक है, तो उसमें इन्होंने लोगों को खुश किया। और एक, हाँ, ये जो मैंने आपको चर्च का बताया ना, इसको कल्चरल स्ट्रगल भी बोला जाता है। ये 1870s में हुआ। कल्चरल स्ट्रगल क्या, कि जो कैथोलिक्स थे, जो कि 36% थे, उनको, उनकी ताकत को कम किया जाएगा। तो एक तरीके से नया कल्चर लेके आओ, ठीक है, जर्मनी में नया कल्चर लेके आओ। लिबरल समाज थे लेकिन बिस्मार्क कंजर्वेटिव। तो आप देख रहे हैं ना, इन्होंने चीजों के हिसाब से अपने आप को बदल दिया, सबको खुश करके चले। लेकिन 1890 में दोस्तों इनको रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि 99 साल के विलियम का देहांत हो गया। उनके बेटे जो 16 साल के थे, वो ज्यादा टॉलरेंट नहीं थे, ठीक है, काफी स्पॉइल्ड ब्रैट थे, ठीक है। आप देख सकते हैं बिस्मार्क ने क्या क्या किया, बहुत सारी सोशलिस्ट स्कीम चलाई। तो अब ये देख लीजिए पूरा, ये आप देख सकते हैं ना, ये ग्रीन में और ये पूरा येलो में, ये सब जर्मन एम्पायर 1871 से लेकर 1918 तक, ठीक है। और ये जो ग्रीन में है, ये 1866 तक ये किंगडम ऑफ प्रूसिया था, और ऑस्ट्रिया हंगरी अलग है। ये चीज आप समझे, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी गुड। तो अब हम फाइनल ईयर्स डेथ पे आते हैं। तो उसके बाद दोस्तों बिस्मार्क, मैंने बताया कि जो विलियम टू थे, ठीक है, वो जो आए, जो नए जो राजा थे विलियम टू ने, वो थोड़े स्पॉइल थे। वो बिस्मार्क की पॉलिसी से ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि पार्लियामेंट बिस्मार्क को कभी सपोर्ट नहीं करता था। जो बिस्मार्क थे वो पूरा मिलिट्री को उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया था, ठीक है। पार्लियामेंट, भैया लिबरल लोग रहते हैं उसमें, तो हर कोई खुश था एक्सेप्ट पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट तो चाहती थी कि बिस्मार्क जाए, है ना। और यहां पे जब नए राजा आए, बहुत कम एज थी विलियम टू की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिस्मार्क को बाहर का रास्ता दिखाया। और उसके बाद जो लास्ट ईयर, आखिरी के जो 6 साल थे दोस्तों, 1890 से 1896, बिस्मार्क के बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि इनकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब हो गई, और अल्टीमेटली जुलाई 1896 में इनका देहांत होता है ना। 1896 में इनका देहांत हुआ। लेकिन दोस्तों बिस्मार्क ने जो काम किया वो किसी के बस की नहीं थी। जर्मनी को यूनाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो ये कहानी थी बिस्मार्क और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की। मैंने बहुत आसानी से समझाया है, आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।